कहते हैं अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। जयपुर जिले के हिरनौदा गांव में किसान परिवार के दो भाइयों की कहानी। बड़े भाई राजेश नागा की पारिवारिक परिस्थितियों के चलते 12वीं कक्षा पास करते ही पढ़ाई छूट गई, फिर भी हताश नहीं हुए। अपना स्वयं का खर्चा निकालने के लिए निजी स्कूलों में पढ़ाते रहे और धीरे धीरे जयपुर शहर में कंपटीशन क्लासेस लगाकर अपने 33 विद्यार्थियों व छोटे भाई का सरकारी सेवा में सिलेक्शन करवाया और खुद का भी 3 सरकारी सेवाओं में सिलेक्शन करवाया है। आइए जानते हैं दो सगे भाइयों की कामयाबी की कहानी। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी न्यूज में। कहते हैं मुसीबतें इंसान के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे आंखों से हटाती है, गिरकर संभलना सीख ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। सबसे बड़ी जो पाठशाला होती है वो होती है विपत्ति की पाठशाला। जब समस्याएं आती है तब इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। और कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती है, आफत आती है, कोई भी संकट आता है तो या तो इंसान बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। आज दो भाइयों की कहानी जो जीवन में आर्थिक संकट से जूझते हुए, पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए आज सरकारी सेवा में आए हैं। हम आपको इनसे परिचित करवाएंगे, इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका संघर्ष बहुत लंबा रहा, लेकिन फिर भी आप हताश नहीं हुए और आप कामयाब हुए। आप हमारे दर्शकों को परिचय बताइए, पहले अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार नागा और ये मेरे छोटे भाई जितेंद्र कुमार नागा, जिनका हाल ही में एसएससी सीजीएल 2018 के तहत कस्टम इंस्पेक्टर में चयनित हुए हैं। और मैं हाल ही में आईपीएस पीओ 2020 में बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ सिलेक्ट हुआ। अच्छा, मतलब ये आप ऑफिसर रैंक पे हुए दोनों भाई? बिल्कुल, दोनों भाई। बहुत बढ़िया। ये मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर बंध्या के बालाजी के पास में हिरनौदा एक गांव है, जयपुर जिला का गांव है, बहुत छोटा सा गांव। एक किसान के बेटे हैं दोनों ही, और दोनों ने किस तरह से संघर्ष किया। तो नागा जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए 12वीं कक्षा में पढ़ाई छूट गई थी, तो हाँ। वो कैसे, क्या, किस तरह से रहा, वो सफर बताइए थोड़ा। हाँ सर, जैसा आप जानते हो, वैसे मेरे जैसे ही 12th हुई थी उसके तुरंत बाद में मेरी घर वालों ने शादी कर दी। और किसी वजह से मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ, वो शायद गलत था, कि मेरे ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। बाल विवाह हुआ आपका? हाँ, बाल विवाह हुआ। अच्छा। तो मैंने उन आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए साथ में एक जॉब को चुनना चाहा। और मुझे लगा मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे को एज ए टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने स्कूलिंग में आफ्टर 12th पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे मैं 5-4 साल पढ़ाता रहा, लेकिन उस दरमियान मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रह पाई। अच्छा। तो मैं वहाँ पे ग्रेजुएट होने में डिले कर गया, ग्रेजुएट नहीं हो पाया टाइम। आपने 12वीं पास करते ही कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया? मैंने मैथमेटिक्स से शुरू। कौन सी कक्षा के बच्चों तक पढ़ा देते आप? वेरी फर्स्ट मैं 10th तक पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने। 10th तक? बिल्कुल। अच्छा। तो स्कूल वालों ने ऐसे नहीं कहा कि आप अभी बच्चे ही हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल कहा, लेकिन जिन स्कूलों में मैंने पढ़ाना शुरू किया उन स्कूलों में मैं एज ए स्टूडेंट भी रह चुका था। तो उन्होंने मेरे पे थोड़ा विश्वास दिखाया, मेरे को मौका दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे अपने बैच के? उनके जब वहाँ पे मैंने 8th 10th पढ़ी तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ठीक था। ओवरऑल इंटेलिजेंट नहीं था मैं, लेकिन मैथ्स का इंटरेस्ट ठीक था जी। तो जैसे फिर आप कब लगा कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी करनी चाहिए, और गांव छोड़ करके शहर की तरफ कब गए, कैसे लगा? एक्चुअली सर, क्या मैं बताऊँ आपको, 4-5 साल मैंने जब 10th 12th की किताबें पढ़ाई बार बार, तो मुझे वो किताबें थोड़ी सी कैसे मोनोटोनस सी लगने लगी। उनमें लर्निंग के लिए कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं था मेरे लिए। अच्छा। तो मेरे को जो चीजें सीखनी थी, मैं क्या है सीखने के पर्पज से पढ़ा रहा था वहाँ पे। जो चीजें सीखनी थी वो एक प्रकार से उस स्टेज पे मेरे को लगा कि सीख चुका हूँ मैं 9th 10th 11th 12th की बहुत सारी बातें। अच्छा। तो फिर एक स्टेज पे मेरे को खलने लगा कि मेरा ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। एक सोशल स्टेटस के लिए, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे को ग्रेजुएशन के बिना टीचिंग करवाने में समस्या आने लगी कहीं ना कहीं। तो ग्रेजुएट होना भी जरूरी था। तो फिर मैंने 2015 में 13 जुलाई 2015 को यहाँ से इस एकेडमिक टीचिंग को छोड़ने का निर्णय लिया। अच्छा। और हम दोनों भाइयों ने 13 जुलाई 2015 को जयपुर में किसी एक कोचिंग में जाके दाखिला लिया। अच्छा, कोचिंग में पढ़ने लगे, स्कूलों में पढ़ाते थे। ट्रेनिंग लेने के बिना कई संगीतकार भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने बिना ट्रेनिंग के बहुत अच्छा काम किया है। कई लोग जो अपने फील्ड के अंदर ग्रेजुएट नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही नागा जी ने किया। यहाँ स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूलें थी उनके अंदर 10th लेवल तक इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट दिए। उसके बाद में ये जाकर के खुद कोचिंग में दाखिला लिया आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो सर, आपने तो खुद ने भी कोचिंग खोली फिर? मैं सर एक्चुअली क्या है, मैं मैथमेटिक्स का ठीक नॉलेज था, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मैथ्स को किस तरीके से टेकल किया जाता है। अच्छा। तो उसके लिए मैंने 6 महीने कोचिंग ली। और 6 महीने तुरंत कोचिंग लेने के बाद में मैंने अपना खुद का सेल्फ स्टडी शुरू किया। 1 साल पढ़ने के बाद जब हमने CGL 2016 दिया तो उसमें ऑल इंडिया में
मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स में मेरी 8वीं रैंक रही ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में। बहुत बढ़िया रैंक थी आपकी। 200 में से 192.5 स्कोर था 2016 में। तो उसके तुरंत बाद हमने 2017 में 2 जनवरी से कोचिंग स्टार्ट की। अच्छा, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आप गए थे तो वहां पर समस्याएं तो खूब आई होगी शहर में, खर्चा वहन करने में ऐसे तो सर, कैसे क्या? खर्चा वहन करने में मैं मेरे माता पिता के साथ मेरे दोस्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे उस दरमियान 2015-13 जुलाई से लेके 2016 दिसंबर तक पूरा खर्चा मेरे मित्र हंसराज शर्मा और मेरे परिचित जो रिलेटिव है उन्होंने, मेरे माता पिता ने, इन्होंने क्या फुल सहयोग किया। बहुत बहुत बढ़िया, उनको भी धन्यवाद है। तो आप बड़े भाई साहब के साथ रह रहे थे, तो बड़े भाई साहब आपको किस तरह से सपोर्ट करते थे पढ़ाई में, किस तरह से क्या? पढ़ाई में भी मोटिवेट करते रहते थे, भाई ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसे करना है आगे चल के। और फाइनेंशियल सपोर्ट, सारी चीजों में सपोर्ट रहता था इनका, सारी चीजों में सपोर्ट रहता। दोनों भाई एक ही जगह रहते थे? एक ही जगह रहते थे। खाना बनवाते थे आपसे? खाना बनाते थे। अच्छा अच्छा, आपसे खाना बनवा लेते थे। हाँ, हाँ। तो आप एज ए स्टूडेंट रहे या आपने भी कोचिंग में पढ़ाया? नहीं, कोचिंगों में एज ए स्टूडेंट ही रहा और फिर इनकी कोचिंग में एज ए स्टूडेंट, और वहाँ पे नोट्सों को सुधारना या प्रॉब्लम्स सॉल्व कराना, ऐसा काम किया था। तो दोनों भाइयों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपटीशन दिया और इत्तेफाक की बात है, ज्यादा खुशी तब हो जाती है जब दोनों भाइयों का सिलेक्शन जो रिजल्ट आया वो एक ही डेट को आया। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हाँ सर, ये इनका रिजल्ट था एसएससी सीजीएल 2018 का और मेरा रिजल्ट था आईबीपीएस पीओ 2020 वाले का। और दोनों का रिजल्ट संयोग से 1 अप्रैल 2021 को आया। तो ये अच्छा। हमारे लिए भी और आप सभी के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, चाहने वालों के लिए, सभी के लिए बहुत खुशखबरी थी कि एक ही दिन एक ही परिवार से दोनों भाई ऑफिसर रैंक पे सिलेक्ट हुए। अच्छा अच्छा, इसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोचिंग्स में अब तक कितने के स्टूडेंट्स सरकारी सेवा में जा चुके हैं? सर मैं बताऊं, कल ही मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें सिलेक्टेड एआरकेन्स के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया। इसमें लगभग 63 लोग ऐसे थे जो मेरे कांटेक्ट में भी हैं और सरकारी सेवा में सैलरी भी उठा रहे हैं। 63 स्टूडेंट आपकी कोचिंग से सिलेक्ट हो चुके हैं अब तक आपके पढ़ाए हुए? मेरे पढ़ाए हुए जो 2017 से लेके अब तक एक छोटा सा अपने कोचिंग स्टार्ट किया जिसमें बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया। सिर्फ मेरे कॉन्टेक्स्ट में जितने लोग थे जो मेरे को जानते थे या उनके कोई परिचित वही लोग थे, उनमें से हमने मान लो आप लगभग 300 के स्टूडेंट पढ़ाए होंगे, 300-400, उनमें से 63 स्टूडेंट। हमने एक बात और सुनी है कि आपने कोचिंग के अंदर जो आर्थिक पिछड़े हुए विद्यार्थी थे, यानी जिनके आर्थिक संकट था परिवार में, आपने उनको खूब सपोर्ट किया, बहुत कम फीस में पढ़ाया आपने। सर ये तो क्या है, मैं खुद इस चीज को महसूस करा हुआ था। मेरे को पता था कि यहाँ पे फीस के अलावा भी स्टूडेंट्स पे बहुत सारे भार पड़ रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को पूरी सहूलियत देता था। भाई जिसके पास जैसा है उतना सा दे दे, किसी के पास नहीं है तो उसको फ्री भी पढ़ाया हमने। लेकिन नागा जी सर, आप गांव से गए और आपने इतना स्ट्रगल किया। कई बार देखते हैं कि गांव से बच्चे चले तो जाते हैं शहरों के अंदर, शहरों में जाने के बाद में ग्रामीण परिवेश से जाते हैं, वहां की चकाचौंध देखते हैं, वहां का जो वातावरण देखते हैं और वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं और घर वालों का पैसा बर्बाद करते हैं, खुद का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका, विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो शहर में कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास। आप किसी भी स्थिति में डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आपको ये बात माननी होगी कि सफलता ही अंतिम सत्य है। आपको जब तक प्रयास करना चाहिए, जब तक आप जिस काम के लिए निकले थे घर से जयपुर, वो काम या वो मंजिल प्राप्त नहीं कर लेते। और मेरे को पता है, आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो एक दिन वो आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अब आप बैंक ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन आपके अंदर तो एक अध्यापक छुपा हुआ है और आपके अध्यापक ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, तो क्या अब इस प्रोफेशन को छोड़ने वाले हैं या इसको कंटिन्यू रखेंगे आप? मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन अब कोरोना की परिस्थितियों के बाद में हम इस चीज को ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गांव से जयपुर जाके तैयारी नहीं कर सकते, उन सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, जो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम उनसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेंगे। सुबह से शाम में रेलवे, बैंक, एसएससी, उन सभी के स्पेशल क्लासेस लगती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप दोनों भाई सफलता का क्रेडिट किसको देते हैं? अगर दोनों भाई मिला के अगर किसी की सफलता का क्रेडिट देना चाहे तो ये हमारे घर वालों को देंगे। हाँ, क्योंकि घर वालों ने इन परिस्थितियों में आपको बाहर जाने की इजाजत दी और आपका सपोर्ट किया। तो ये थे नागा बंधु दोनों, जिन्होंने अपनी कोचिंग चलाई। किन परिस्थितियों से, 12वीं के बाद में बाल विवाह की वजह से फिर इनको कमाने का, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां खराब थी, कमाना पड़ा, अपना खर्चा चलाना पड़ा। उसके बाद में ये जयपुर गए, कोचिंग की। कोचिंग करते करते इन्होंने खुद की कोचिंग खोली, वहां पर 63 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट सेवाओं में सिलेक्शन दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने भी सिलेक्शन लिया। इनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन अच्छा मुकाम मिल जाएगा। इस कोरोना काल में जो लोग हताश हो रहे हैं उनके लिए हम ये इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायी है कि
धीरे धीरे सब कुछ सेट हो सकता है अगर आप अपनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं तो। आप देख रहे हैं SSP न्यूज, मैं सुरेश शर्मा, कैमरामैन प्रिया के साथ। धन्यवाद।